बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की साइंस टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 47 है। लेक्चर नंबर 46 में हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है। जब पानी से हवा से पानी की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इंसिडेंस रे ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। और जब पानी से हवा की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ग्रेटर होता है। इसके साथ हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो चीज़ों का होना लाजमी है, एक इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन को, तीनों लाइंस को एक पॉइंट के ऊपर टच करना लाजमी होता है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि जो लाइट की स्पीड है उसकी मिकदार जो है वैक्यूम में और दूसरे मीडियम में हमेशा मुस्तकिल रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। साथ ही साथ हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें 2 क्वेश्चन थे। राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसका आंसर था पेज नंबर 94 पे, टॉपिक 9.4 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें आपने दो पॉइंट्स दिए गए थे इस लॉज के, तो आपने इन दोनों लॉज को के पॉइंट्स को लिखना था। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है राइट ऑन द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला लिखना था पेज नंबर 95 पे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल अंडरलाइन भी करवाया था, आपके लेक्चर नंबर 46 में मैंने अंडरलाइन भी करवाया था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये इसका आंसर बनता था। आई होप सो आप सब बच्चों ने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप काइंडली यहाँ से देख के अपनी करेक्शन कर लें। अब हम लेक्चर नंबर 47 की तरफ आते हैं, तो सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 95। सब बच्चे अपने हाथ में लेड पेंसिल भी रखिएगा। मैं साथ साथ मीनिंग्स भी बोलती जाऊंगी, तो आप लोगों ने जो आपको वर्ड्स मुश्किल लगते हैं तो उनके मीनिंग्स भी लिख लीजिएगा साथ साथ। आज का टॉपिक है हमारा 9.4 रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल का मतलब होता है हकीकी और अपेरेंट का मतलब होता है जो कि हमें जो हकीकी तो नहीं होती लेकिन हमें वाज़ेह तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही होती है कि ये इस तरह हो सकती है। डेप्थ का मतलब है गहराई। सबसे पहले हम इसकी जो है रीडिंग कर लेते हैं। समटाइम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गिव्स अस अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर और ग्लास। For example, we have noticed that clear swimming pools look shallower than their actual depth. It is because of reflection of light. Light travels faster in air than the water. When light passing from the denser medium water to the rare medium air, it's bent away from the normal. When this reflective light enter our eyes, the bottom of the pool and object lying on the bottom appear close to us than they really are. इसमें कुछ मीनिंग्स मैं अभी आपको स्टार्ट में लिखवा देती हूँ, बाकी मैं साथ साथ बोलती जाऊंगी, तो आपको जो वर्ड्स मुश्किल लगे उसको लिख लीजिएगा। इम्प्रेशन का मतलब होता है तासुर। उसके बाद में शैलोअर का मतलब होता है कम गहराई वाली चीज़। उसके बाद डेंसर का मतलब होता है घना, बहुत ज़्यादा मिकदार में जो चीज़ मौजूद हो। रेयर का मतलब होता है गैर मामूली, बहुत कम हम लोगों को नज़र आए या मिले। लाइन का मतलब होता है पड़ी हुई, लेटी हुई चीज़, कोई भी चीज़। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम। समटाइम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गिव अस अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर ऑफ ग्लास। उनका कुछ समटाइम कई मुकामात पे कुछ वक्त में ऐसा होता है, किसी वक्त में, कि हम लोगों को जो भी चीज़, कोई चीज़ पानी में या ग्लास में जब कोई चीज़ पड़ी होती है तो उसका असल मुकाम या उसकी असल जो गहराई होती है वो सही तरह से नज़र नहीं आ रही होती, यानी कि वो अच्छा सही तासुर नहीं दे रही होती, अपनी गहराई जो है वो सही तरह से नहीं बता रही होती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव नोटिस दैट क्लियर स्विमिंग पूल लुक शैलोअर देन देयर एक्चुअल डेप्थ। समटाइम ऐसा होता है कि जो किसी भी पूल की जो गहराई होती है वो हमें जो एक्चुअल गहराई होती है उससे कम गहराई नज़र आ रही होती है। अगर आप किसी पूल के तरफ के किनारे खड़े हो जाएं तो आपको जो गहराई नज़र आ रही होती है उस पूल की गहराई उससे ज़्यादा होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। किस तरह से होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। लाइट
ट्रेवल फास्टर इन एयर देन टू द वाटर। हमें पता है कि लाइट जो है वो पानी की निस्बत हवा में ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रेवल करती है। व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम यानी टू द रेयर मीडियम, जब पानी जो लाइट है वो पानी से हवा की तरफ जा रही होती है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से ज़्यादा लाइन से बहुत ज़्यादा बेंड हो जाती है। ये हमने लेक्चर नंबर 46 पे भी जब हम लोगों ने लाइट की स्पीड पढ़ी थी इन डिफरेंट मीडियम, तो मैंने कहा था कि जब लाइट जो है वो पानी से हवा की तरफ जा रही होती है तो जब वो बेंड होती है तो वो नॉर्मल लाइन से बहुत ज़्यादा बेंड हो जाती है, यानी कि वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। व्हेन दिस रिफ्लेक्शन लाइट एंटर टू आवर आई, जब वही रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा बेंड हुई हुई लाइट हमारी आंख के अंदर एंटर होती है, द बॉटम ऑफ द पूल एंड ऑब्जेक्टिव लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट अपेयर क्लोज टू अस देन द रियल आर। तो जो चीज़ उसकी गहराई में, अगर हम कोई चीज़ पूल की गहराई में रख देते हैं तो वो चीज़ हमें उसकी रियल पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है, यानी कि जहाँ पे वो पड़ी हुई होती है वहाँ पे वो नज़र नहीं आ रही होती बल्कि वो हमें उससे ऊपर नज़र आ रही होती है, यानी कि उसकी उस पूल की एक्चुअल जो गहराई होती है, जो रियल में गहराई होती है, वो हम लोग नहीं देख पा रहे होते बल्कि हम उससे कम गहराई देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 9.5 क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। व्हेन लाइट रेज पासिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, द बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीजेज, ग्रेजुअली का मतलब होता है बतदरीज, मतलब मुसलसल तौर पर बढ़ते जाने वाली चीज। अ स्टेज विल अकर व्हेन मैक्सिमम रिफ्लेक्शन अकर एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90। Here the reflection ray become parallel to the surface of the reflection medium. The angle of incidence for which the angle of refraction is 90 is called the critical angle. It is denoted by C. Critical angle of water is about 49 degree while the glasses is 42 degree. सबसे पहले आप क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन अंडरलाइन करें जो यहाँ से है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ये है जी आपकी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। उसके बाद उनका इट इज डिनोटेड बाय सी। और क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर इज अबाउट 49 डिग्री एंड वाइल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री। ये दोनों चीजें आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाटर में क्रिटिकल एंगल कितना होता है 49 डिग्री और ग्लास में कितना होता है 42 डिग्री। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें वही बात जो हम लोग अभी ऊपर कर रहे थे कि जब लाइट जो है वो पानी से हवा की तरफ जा रही होती है तो उसकी बेंडिंग जो होती है नॉर्मल लाइन से बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बड़ा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और जब इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो वो बढ़ता ही जाता है तो एक पॉइंट एक ऐसा आता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपके मीडियम की लाइन के बिल्कुल साथ मिल जाता है, जैसा कि आपको फिगर 9.6 में दिखाया जा रहा है कि पहले जो है पहली वाली जो लाइन है उसमें बेंडिंग हो रही थी, लेकिन जब जो दूसरी लाइन नीचे से आ रही है वो बिल्कुल आपकी मीडियम एयर की लाइन के बिल्कुल साथ मिल गई है, बिल्कुल पैरेलल हो गई है। उन्होंने कहा जब इस तरह की इंसिडेंस रे नीचे से आती हुई ऊपर रिफ्लेक्टिव रे जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर बेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल और इसको सी से डिनोट किया जाता है। और पानी के अंदर क्रिटिकल एंगल जो है वो 49 डिग्री का कहलाता है। इसकी जो डिग्री है वो नीचे वाली साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ आई इज इक्वल टू सी, वहां से हम डिग्री नोट डाउन करेंगे। तो इसकी जो डिग्री है वाटर के अंदर वो 49 डिग्री हो जाती है और जो ग्लास के अंदर है वो 42 डिग्री कहलाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक 9.6 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास और वाटर इनटू द एयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टू द क्रिटिकल एंगल द लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंसिडेंस रे जो आ रही होती है वो आगे जाके रिफ्लेक्ट होती है, बेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फिर हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंसिडेंस रे बढ़ती जा रही होती है, इंक्रीज होती जा रही होती है, तो एक पॉइंट ऐसा होता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है आपकी मीडियम की लाइन के साथ, मतलब पैरेलल हो जाता है और वहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है, तो उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं।
लेकिन उनका समटाइम ऐसा भी होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इतना बढ़ता जाता है, इतना ग्रेटर देन हो जाता है कि वो क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर चला जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल के पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो वो जो रे है, इंसिडेंस रे है, वो दोबारा से मुड़कर उसी मीडियम के अंदर झुक जाती है। दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फिगर 9.7 में पहली जो रे आपको दिखाई गई है वो नॉर्मल रे, जो हम स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे आ रही थी और रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टिव रे बन गई। उसके बाद हम दूसरी बात जो अभी हम लेक्चर नंबर 46 में पढ़ रहे हैं कि पढ़ रहे थे कि पहले इंसिडेंस रे आई और उसके बाद वो आपके मीडियम के पैरेलल होगी यानी 90 डिग्री बन गई, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तीसरी रे जो नीचे वाली साइड पे आ रही है वो ऐसी पोजीशन आ गई है जहाँ पे इंसिडेंस रे बढ़ती जा रही है, तो वो बेंड होने की बजाय उसके लिए उस रे के लिए ऊपर हवा की तरफ बेंड होने की जगह नहीं बचती, बल्कि वो दोबारा उस मीडियम की तरफ अंदर की तरफ बेंड हो गई है। दैट इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंस रे रिफ्लेक्ट होने की बाहर हवा की तरफ रिफ्लेक्ट होने की बजाय उसी मीडियम में दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई है। दैट इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे उनका है नीचे वाले लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन दी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होती है जब नंबर 1 लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम मतलब ज़्यादा मिकदार में मौजूद चीज़ में से रेयर मीडियम कम मिकदार वाली चीज़ यानी कि पानी में से हवा की तरफ जा रही होती है। नंबर 2 द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल रेज मस्ट बी ग्रेटर देन टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम, यानी कि पानी के अंदर ही एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब बनेगा जब इंसिडेंस रे जो है वो बैंड होते होते इतनी ज़्यादा बैंड हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगी कि वो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा ग्रेटर होते हुए उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। लेक्चर नंबर 47 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर नंबर 47 समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद डायग्राम। आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लिखना है और साथ उसकी डायग्राम भी बनानी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 48 में हम लोग लेक्चर नंबर 48 में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने गलती से ऊपर लेक्चर नंबर 47 लिखा हुआ है पर यहाँ पे आप 48 है। लेक्चर नंबर 48 में इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक 9.7 एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।